बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे रिड्रेस ऑफ इंडिविजुअल ग्रीवेंस, यानी कि अगर किसी एम्प्लॉयर से कोई वर्कर जो है वो हर्ट होता है या उसे कोई परेशानी का कोई उसके लिए बायस बनता है तो उसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है और उसके पास क्या ऑप्शंस हैं। सबसे हम पहले देखते हैं रेलिवेंट प्रोविजन सेक्शन 33 PIRA, यानी कि पंजाब इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 2010 जो है हमें इसके बारे में बताता है। क्रॉस रेफरेंस अगर हम देखें सेक्शन 33 ही है इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 2012 का। रिड्रेस ऑफ इंडिविजुअल ग्रीवेंस अंडर सेक्शन 33। अब हमने देखना है कि सबसे पहले वर्कमैन को क्या करना पड़ेगा अपना जो इशू है उसको जो है लेबर कोर्ट के सामने लाने के लिए। सबसे पहले तो उसको ये शो करना है, उसने अप्रूव करना है कि वो वाकई एक वर्कमैन है और उसके जो राइट्स हैं वो इन्फ्रिंज हुए हैं और उसको जो है वो रेमेडी दी जाए या उसका जो ग्रीवेंस उसको रिड्रेस किया जाए, यानी कि उसको ख़त्म किया जाए। उसने ये सबसे पहले प्रूव करना है दैट ही इज़ इंटाइटल्ड टू क्लेम अ राइट एंड दैट ही इज़ वर्कमैन अंडर PIRA और अंडर द अदर लॉ विच ही क्लेम्स द राइट। या तो उसने ये प्रूव करना है कि वो PIRA के अंडर वर्कमैन है या फिर कोई भी किसी और लॉ के अंडर भी वर्कमैन उसको कंसिडर करता है तो उसके पास ये राइट रिजर्व है कि वो अपने रिड्रेस के जो है ना सूरत में लेबर कोर्ट से जो है वो रुजू कर सकता है। ए वर्कमैन में ब्रिंग हिज ग्रीवेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी राइट गारंटेड टू हिम अंडर PIRA, या तो PIRA ने उसको वो राइट जो है वो दिया है या फिर गारंटेड टू हिम अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। उस वक्त जो लॉ इन्फोर्स्ड है उसके अंडर अगर उसे कोई राइट जो है वो दिया गया है और उसका इन्फ्रिंज हुआ है या उसे किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम जो है वो हुआ है तो वो उसके पास राइट है कि वो लेबर कोर्ट के पास जाके अपने जो ग्रीवेंस है उसका रिड्रेसल जो है वो से क्लेम कर सकता है। अब फ़र्ज़ करें जैसे कोई वायलेशन हो जाती है या कोई नॉन इम्प्लीमेंटेशन या फिर ब्रीच ऑफ एनी राइट विच इज़ सिक्योर टू हिम अंडर एनी सेटलमेंट आर अवार्ड। फ़र्ज़ करें कि अगर कोई उसका इशू चल रहा है अपने एम्प्लॉयर के साथ तो एक्सक्यूज़ मी वो लेबर कोर्ट में जाते हैं, लेबर कोर्ट उसे कोई अवार्ड देती है, कोई सेटलमेंट देती है, लेकिन जो एम्प्लॉयर है वो उसको नहीं देता तो उस सूरत में भी जो वर्कमैन या जो फिर एम्प्लॉय है उसके पास राइट रिजर्व है कि वो लेबर कोर्ट में जाके इसके लिए क्लेम कर सकता है। फ़र्ज़ करिए मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि एक पर्सन है अगर उसको टर्मिनेट कर दिया गया है विदाउट एनी रीज़न या रॉन्गफुली से टर्मिनेट कर दिया गया है तो उसके पास राइट रिजर्व है कि वो जाए और जाके लेबर कोर्ट से अपने लिए जो है वो इंसाफ का तकाजा करे। अब हम देखते हैं कि प्रोसीजर फॉलोड बाय वर्कमैन फॉर द रिड्रेस ऑफ हिज ग्रीवेंस। प्रोसीजर क्या होना चाहिए अगर वो अपनी जो है वो क्लेम कर रहा है राइट का तो उसको एक थ्रू प्रॉपर चैनल जो है उसको मूव करना है। सबसे पहले वो ग्रीवेंस नोटिस देगा किसको, एम्प्लॉयर को, उस पर्सन को इन राइटिंग वो बताएगा कि मैं जो है ये मतलब इस वजह से मैं हर्ट हुआ हूँ या मुझे इस वजह से कोई प्रॉब्लम हुआ है तो उसको देखा जाए और उन लोगों को भी वो नोटिस देगा जैसे लाइकली कि उनको भी उसके इस एक्ट से दूसरों को भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कोई उसके कोलीग्स हैं, कोई उसके और साथ काम करने वाले, अगर उसके इस एक्ट से उन्हें कोई प्रॉब्लम हो सकती है, अगर ये लग रहा है कि उसे भी उन्हें भी कोई मसला होगा तो उनको भी वो नोटिस देगा इन रिटर्न। अब मोड क्या होंगे जी, किस तरह से वो देगा, बाय द वर्कर हिमसेल्फ, वो खुद से देगा या फिर कलेक्टिव बारगेनिंग एजेंट। मैंने बड़ा इन डिटेल बताया कि कलेक्टिव बारगेनिंग एजेंट कौन होता है और उसे कैसे सेलेक्ट करते हैं, ये हम पिछले अपने लेक्चर में पढ़ चुके हैं। और अगर उसने अपना ग्रीवेंस नोटिस जो है अपने लॉयर के थ्रू, अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू भिजवाया है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, वो एक वैलिड जो है ना वे नहीं है कि वो अपना ग्रीवेंस नोटिस जो है वो अपने एम्प्लॉयर को भिजवाए। उसे या तो खुद देना होगा या फिर अपने CBA के थ्रू यानी कलेक्टिव बारगेनिंग एजेंट के थ्रू वो अपना जो है वो नोटिस उन तक पहुँचाएगा। लिमिटेशन पीरियड फॉर सच नोटिस। अब कब उसके पास कितना टाइम ड्यूरेशन है, विद इन 3 months ऑफ द डे ऑन विच काज ऑफ सच ग्रीवेंस अराइजेज। जिस दिन से उसको मसला हुआ है उस दिन से लेके विद इन 90 days यानी कि 3 months के अंदर अंदर वो अपना जो है ये प्रोसीजर जो है उसको स्टार्ट करवा सकता है। डिसीजन बाय एन एम्प्लॉयर। अब एम्प्लॉयर के पास वो नोटिस चला गया है ग्रीवेंस नोटिस एम्प्लॉय की तरफ से, तो एम्प्लॉयर ने विद इन 15 days
इन रिटर्न उसका आंसर करना है। अगर तो यहाँ पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के दरमियान कोई सेटलमेंट हो जाती है तो वेल एंड गुड। अगर उनमें कोई भी सेटलमेंट नहीं होती, वो किसी डिसीजन पे नहीं पहुँचते, तो देन देखते हैं कि एम्प्लॉय के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। फेलियर ऑफ कम्युनिकेशन बाय एम्प्लॉयर आर डिससेटिस्फेक्शन ऑफ द वर्कर। अब फर्ज करें एम्प्लॉयर जो है उसने विद इन 15 डेज़ कोई कम्युनिकेट ही नहीं किया वर्कमैन से, उसे कोई रिप्लाई ही नहीं किया, या अगर किया भी है तो वर्कमैन के लिए एक्सेप्टेबल नहीं, उसे सेटिस्फाइड नहीं हुआ, तो उसके पास ऑप्शंस है कि वो या तो अपने कलेक्टिव बारगेनिंग एजेंट को जाके उसके पास जाए, उसको बताए, अपनी एप्लीकेशन दे कि मेरा मतलब ये इशू है और मेरा ये रिजॉल्व नहीं हुआ। वो उसके थ्रू भी लेबर कोर्ट जा सकता है, या फिर वो डायरेक्टली खुद भी लेबर कोर्ट जाके अपना जो है इशू वो उनसे बयान कर सकता है। लिमिटेशन पीरियड विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफर इफ ही डिड नॉट कम्युनिकेट। अब कब उसके पास क्या टाइम पीरियड है, यानी कि 2 महीने का टाइम है। फ़र्ज़ कर लें कि एक पर्सन उसने नोटिस दिया अपने एम्प्लॉयर को कि मैं आपसे मैं डिससेटिस्फाइड, मेरा ये प्रॉब्लम है, मुझे मतलब ऐसे हर्ट हुआ है या मेरे साथ ये जो है वो इंसाफ नहीं हुआ, आपकी तरफ से मुझे प्रॉब्लम हुई है। तो वो जो है उसको विद इन 15 डेज़ अगर तो रिप्लाई कर देता है तो ठीक है। अगर वो रिप्लाई नहीं करता, अगर रिप्लाई करता है तो उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो उस दिन से लेके विद इन 2 months जो है ना वो वर्कर के पास या एम्प्लॉय के पास टाइम है कि वो लेबर कोर्ट को रुजू कर सकता है। प्रोसीजर ऑफ लेबर कोर्ट। अब लेबर कोर्ट जो है वो क्या करेगा, पिटिशन विल बी कंसिडर्ड एज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। अब जो उसके पास एप्लीकेशन गई है लेबर कोर्ट के पास, वो एज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट लेगा उसको। लेबर कोर्ट शेल गो इनटू ऑल फैक्ट्स ऑफ द केस एंड गिव डिसीजन एक्सपीडिशियसली, यानी कि एज अर्ली एज पॉसिबल लेबर कोर्ट जो है वो सारे फैक्ट्स को इन डिटेल को देखेगा, दोनों पार्टीज़ को सुनेगा, उनका सारा जो भी उनके फैक्ट्स हैं या जो भी उनके इश्यूज़ हैं उनको देखेगा, उसके बाद वो अपना एक जो है ना वो डिसीजन इशू कर देगा। लेबर कोर्ट विल पास सच ऑर्डर एज मे बी जस्ट एंड प्रॉपर इन द सर्कमस्टांसेस। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देती हूँ। फ़र्ज़ करें अगर किसी पर्सन को रॉन्गफुली जब वो टर्मिनेट कर दिए कि एम्प्लॉयर ने विदाउट एनी नोटिस, जैसे कि रूल्स बने होते हैं कि किसी को टर्मिनेट करना है तो उसके ऊपर नोटिस दिया जाए। वो डिपेंड करता है कि वर्कमैन की क्या कैटेगरी है, उसी के हिसाब से पूरा प्रोसीजर फॉलो करना है अगर किसी को टर्मिनेट करना है। लेकिन अगर कोई एम्प्लॉयर किसी वर्कर को बगैर कोई नोटिस दिए या रॉन्गफुली टर्मिनेट कर देता है तो लेबर कोर्ट जो है उसको रीइंस्टेट भी करवा सकती है। इसके पास अथॉरिटी है कि वो रीइंस्टेट करवा दे, या फिर उसको जो है वो कहे कि जो उसकी बेसिक्स पे थी लास्ट टाइम जो उसने ड्रॉ करवाई थी, मैक्सिमम जो है वो 30 months की और मिनिमम जो है वो 12 month की उसको दिलवा सकता है। ये उसके लिए जो है ना वो उसकी कंपनसेशन है कि एम्प्लॉयर ने उसको जो है रॉन्गफुली टर्मिनेट कर दिया है। इफेक्ट ऑफ नॉन कंप्लीट ऑफ ऑर्डर ऑफ लेबर कोर्ट। अब लेबर कोर्ट ने अकॉर्डिंगली जो भी फैसला किया है, इशू के मुताबिक जो फैसला किया है, अगर जो एम्प्लॉयर है जो मतलब वो नहीं मानता, उसके डिसीजन को obey नहीं करता, तो जो कोर्ट है विद इन 7 days उसको टाइम देती है, या फिर जितना भी टाइम दे, ये कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है, लेकिन मिनिमम 7 days होते हैं। अगर 7 दिन के अंदर वो अपना जो है वो उस ऑर्डर को obey नहीं करती तो जो कोर्ट है उसको जो है इम्प्रिजनमेंट भी दे सकती है 3 महीने के लिए, या फिर उसको 5 लाख तक का फ़ाइन कर सकती है, या फिर दोनों भी कर सकती है। ये कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है। अब हम देख लेते हैं जॉइंट एप्लीकेशन टू लेबर कोर्ट। अगर दो या दो से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ या वर्कर हैं, उनका सेम प्रॉब्लम है, सेम इशू है, तो वो जॉइंटली भी अपनी एप्लीकेशन जो है वो लेबर कोर्ट में सबमिट करवा सकते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक यही था। अगर आप लोगों को इसकी समझ आ गई तो अच्छा है, नहीं तो आप मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह इन डिटेल हम इस पर बात कर लेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।